अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौले हैं मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना सारा आसमान बाकी है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10। वैसे बच्चे जिनका एग्जाम फरवरी में होने वाला है उनके लिए तो खतरनाक वीडियो साबित होने वाला है। क्लास शुरुआत करेंगे, करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए बिना टाइम हम लोग स्पेंड किए क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों भौतिकी यानी फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैंने क्रैश कोर्स के वीडियो में वादा किया था कि मैं एग्जाम से पहले तक सारे सब्जेक्ट लेकर आऊंगा और आपका जो मंजिल है 400 प्लस वो जरूर पूरा होगा। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सभी वीडियो देखें। जो लोग फिजिक्स का बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए पिछला वीडियो। आज क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए पार्ट 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश होता है क्या बच्चों। प्रकाश नाम देख लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। तो चलिए आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ बने रहिए अंत तक, पूरा अंत तक बनना है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना नाम कमेंट में बताइए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं। वीडियो शेयर कर दिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्रकाश, तो प्रकाश होता क्या है। देखिए प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमको देखने में सहायता प्रदान करता है। देखिए बच्चों, मान लो अभी रात होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, लेकिन एक छोटा सा लाइट जला देते सारा चीज दिख जाता है। तो प्रकाश मेरे शरीर का पार्ट नहीं है, मेरे आंख का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज को देखने में प्रकाश मदद करता है। कोई दिक्कत? अब आता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है बच्चों टकराकर लौटना। टकराकर लौटना, जो टकराकर लौटती है उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आता है प्रकाश का परावर्तन। ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों 2 नंबर का कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप पेन और पेपर पर लिखिए कि प्रकाश किसी अपारदर्शी या अपारदर्शक सतह से टकराकर जो लौटती है उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे एग्जांपल समझो बच्चे कि ये कोई सतह है जो एक तरफ से मैं कलर कर दे रहा हूं, यह अपारदर्शक सतह है। ये कोई प्रकाश आया, टकरा, जो लौट गया, ये आया और जो लौट गया, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश को किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर लौटना, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं चैप्टर का। जो भी ऑब्जेक्टिव है सारा क्वेश्चन खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इससे एक भी सवाल बाहर आने वाला नहीं है। पूरा 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर सब्जेक्टिव करेंगे बच्चों हम लोग। तो चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, थोड़ा जूम कर देते बच्चों, आपको दिक्कत ना हो देखने में। चलिए गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं, यानी कोई गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, तो सुनिए, एक कोई मान लीजिए गोला ले लिया, पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए समझिए बच्चों, ये कोई गोला है, इस गोला को मैं कलर कर दे रहा हूं। अंदर से भी कर सकते हैं। समझना बच्चों कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोला का भाग, ये समतल नहीं है, समतल ये हुआ बच्चों, ये दर्पण समतल है, ये समतल नहीं, ये गोलीय दर्पण। तब कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का कि गोलीय दर्पण के परावर्तन जो पृष्ठ है उसको क्या कहते हैं। तो चलिए आंसर बोलते हैं इसका द्वारक। क्या बोलते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण का द्वारक। याद कर लीजिएगा, जो परावर्तन पृष्ठ है इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। यानी पहला का आंसर डी, देवसेना, डी फॉर देवसेना। चलिए क्वेश्चन फिर से आ गया, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आपको पता है तो आंसर बताइए
जो डॉक्टर साहब होते हैं, जब भी आप गए होंगे दंतिस्ट के पास, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत देखते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, एक टॉर्च रखे होते हैं, वो टॉर्च मार के देखते हैं इस टॉर्च का जो कौन सा मान लीजिए दर्पण लगा होता है, तो टॉर्च से करता क्या बच्चों, अब समझिए, टॉर्च से करता है क्या, इस प्रतिबिंब को बड़ा करता है। प्रतिबिंब जो छोटा सा होता है उसको बड़ा करता है। अब बड़ा होगा तब तो दिखेगा छोटा छोटा चीज, तो कौन दर्पण होगा जो प्रतिबिंब को बड़ा करता है? चलिए सही आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। तो यहां याद करिए बच्चों, जो अवतल दर्पण है ये प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, जो उत्तल दर्पण है ये प्रतिबिंब को छोटा करता है। ध्यान रखिए बच्चों, जो अवतल दर्पण है प्रतिबिंब को बड़ा करेगा, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा करेगा, और आप एक समतल दर्पण जो बराबर करेगा, बराबर। याद कर, तीनों ऑप्शन को याद कीजिएगा, तीनों से कोई भी सवाल आ सकता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो जाएगा। तो आप यहां पूछ रहा है कि मरीज में क्या होता है, दांत को बड़ा करना होता है, तो कौन दर्पण लगाना है बड़ा करने के लिए? अवतल दर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यहां ये देखिएगा आवर्धन क्या पूछा, ऋणात्मक, माइनस में, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जैसे ऋणात्मक दें तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए याद कीजिएगा, ऋणात्मक देखो तो वास्तविक और उल्टा, याद कीजिए। और एक बात और याद कर लेना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो यहां पर वास्तविक और उल्टा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तीन न्यूमेरिकल बच्चों, एक आपने पढ़ा होगा R बराबर 2F, ये पढ़ा होगा, या इसका उल्टा पढ़ा होगा F बराबर R/2। R मतलब हो गया बच्चों वक्रता त्रिज्या, और F बराबर हो गया फोकस दूरी। यहां समझिए सवाल क्या दे रहा है, सवाल आपको जो दिया है ये वक्रता त्रिज्या दिया है। क्या दिया बच्चों? जब R का मान 32 दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी F पूछ रहा है। तो F का फॉर्मूला क्या बच्चों? R/2 यानी 32 बाई काटिए, कितना गया? 16। अब देख लीजिए 16 कौन सा आंसर बच्चों? अब प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा, प्लस है आपको प्लस वाले लेना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, कि परावर्तन क्या होता है, तो समझिए बच्चों, एक मैं आपको दर्पण ले रहा हूं, ये दर्पण है बच्चों। अब हुआ क्या, एक प्रकाश आया और चला गया, ये आया ये चला गया। सुनिए, जो आती है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, जो किरण आती है उसे आपतित किरण, और जो किरण लौट के जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जो किरण आई है उसे आपतित किरण, जो टकरा कर लौट के उसे परावर्तित किरण। अब यहां बीच में एक अभिलंब है, इसका नाम है अभिलंब, अभिलंब। और यहां पे दो कोण बन रहा है बच्चों, देखिए गौर से, एक ये कोण बना, एक इधर से बना, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और जो इधर वाली कोण है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ध्यान रखिए बच्चों, तो जो इसको हम लोग आई बोल देते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो फर्स्ट नियम होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। इसका मतलब हुआ कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये बच्चों सेकंड नियम है कि तीन किरण दिख रहा होगा, कौन कौन दिख रहा है? देखिए इधर से आपतित दिख रहा है, आपतित किरण। सेकंड दिख रहा होगा आपको परावर्तित किरण, और थर्ड दिख रहा होगा बच्चों अभिलंब।
ये तीन गो, ये किरण दिख रहा है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। तीनों क्या है, एक ही समतल में। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। यहां देख लो बच्चों, जो परावर्तन है इसका नियम कितना होगा, दो। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन कितना नियम, तो दो। पहला नियम एंगल I बराबर R, दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, सवाल समझिए। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपका देखिए रहा पहला ऑप्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ऑप्शन ए हो गया मेरा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8। बच्चों इसे याद कर लीजिएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। चलिए मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर कर दिए हुए हैं, लाइक भी कर दिए हैं। चलिए गुड, पढ़िए, मजे लेके पढ़िए। कल बायोलॉजी का पहला क्लास आ गया हुआ है, जो लोग अभी नहीं देखे बायोलॉजी का, तो सबसे पहले ये पूरा पढ़ लीजिए आप अच्छे से फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी का भी देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, वो पता है? बताइए ऑप्शन। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। बच्चों ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग। याद कीजिए ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन अभी जस्ट बताएं बच्चों, जरूर कमेंट में बताइए आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। सही बच्चे, सभी आंसर सही हो गया, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी जस्ट बताएं बच्चों, अभी जस्ट लोग देखेंगे, नहीं देखे तो वीडियो पीछे करके देखिए पहले, कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी अवतल, क्योंकि समतल में बराबर बनता है। समतल में क्या बनता है, बराबर। अवतल में क्या बनता है, बड़ा। उत्तल में क्या बनता है बच्चों, छोटा। याद कर लीजिएगा। तो मुझे पूछ रहा बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण में फोकस स्थानांतर यानी फोकस दूरी से बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अभी जांच बात किए, r बराबर 2r नहीं, f बराबर ये भी नहीं, f बराबर r/2 सही, या r बराबर ये नहीं, f/2 नहीं होता बच्चों, r बराबर होता है 2f। ध्यान रखिए, r बराबर 2f, ये गलत है, आंसर सी। नियम आपको पता लिख दे, नियम होता है r बराबर 2f या f बराबर r/2। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल। सभी क्वेश्चन खतरनाक है, एक ही नहीं सभी खतरनाक है, बस अब अंत तक बने रहिए। और देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लगता है, दाढ़ी बनाने में कभी आप गए होंगे, आप लोग लड़के हैं, जो भी लड़का होंगे देख रहे होंगे, लड़की नहीं, लड़की के लिए आता है ब्यूटी पार्लर, लड़का के लिए। तो लड़का जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो इसमें एक दर्पण लगा होता है, देखिएगा सैलून में चारों बगल दर्पण लगा होता है। और दर्पण क्या करता है, आपके फेस को अच्छा बनाता है। तो करता क्या, दर्पण जो लगा होता है आपके प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, जिसके कारण आपका फेस अच्छा दिखता होगा। ऐसा पक्षी है, आप ऐसे ही क्यूट है, लेकिन सैलून में थोड़ा सा दर्पण जो होता है, पूछ रहा है कि जो दाढ़ी बनाने में दर्पण कौन सा होता है, ऑप्शन सी अवतल दर्पण। तो लड़की आप कमेंट कीजिए कि आप जाते ब्यूटी पार्लर में, वहां पे कौन सा दर्पण लगा होता है। जितना भी गर्ल्स है कमेंट करेंगे कि आप जाते ब्यूटी पार्लर में, वहां कौन सा दर्पण लगा होता है। लड़का कहते हो गया अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र बच्चा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब खोजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका बच्चों। देखिए ये प्लस वाली ये ऑप्शन बी, यहाँ पे आपको ए बी सी या डी होगा बच्चों, ठीक करके सही कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। ऐसा भी इसको लिख लीजिए, दर्पण सूत्र ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी। आभासी का मतलब बच्चों मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो किस दर्पण में बनता है, अब वो केवल पूछ रहा है, केवल
तो कौन दर्पण है? समतल उत्तल, दोनों में। समतल में भी आभासी बनता है बच्चों और उत्तल में बनता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन डी होगा, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दोनों में बनता है। चलिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, अभी जस्ट बात की है। समतल दर्पण में क्या बनेगा? आभासी बनेगा और बराबर बनेगा। समतल दर्पण में अभी बहुत पीछे क्लास में बात कर रहे थे हम लोग कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के बराबर बनता है, बराबर दिया हुआ है। और अभी बात की आभासी बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फिर से वही सवाल है कि यहाँ फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी जो होती है, दूरी लिखा हुआ है, यानी एफ जो होता है क्या होता है? r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए बट्टा में 2 कितना होती है? आधी। आंसर क्या होगा? आधी। अब वही आपसे पूछता कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसकी दोगुनी होती है। ध्यान रखिए बच्चों, जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु का, यानी कौन सा वस्तु है, कौन सा दर्पण लगाएंगे हम, इसका आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ध्यान रखिए बच्चों, अवतल दर्पण में बनेगा, किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, यानी एक उत्तल दर्पण है, अभी जस्ट बात कर रहे थे हम लोग। उत्तल दर्पण में तो वास्तविक बनता नहीं बच्चों, ये से कट गया, काल्पनिक बनता है और हासिल में छोटा होता है। ध्यान रखिए बच्चों, छोटा, ऑप्शन बी। चलिए, कि पूछ रहा आपसे ईंट क्या है, तो समझिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन समझिए। यहाँ लिखा हुआ पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो सुनिए, पारदर्शी पदार्थ यानी एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार जा सके, यानी जिस पदार्थ को प्रकाश आर पार कर पार लेगा, यानी आर इस पार से उस पार जा पाएगा, उसे पारदर्शी कहते हैं। यानी पारदर्शी यानी इस पार से उस पार देख पाएंगे आप, यानी कोई वस्तु है यदि इधर से उधर देख लिए तो पारदर्शी है, नहीं दिख रहा है तो अपारदर्शी है, और थोड़ा थोड़ा दिखेगा यानी प्रकाश का कुछ अंश ही जा पाएगा, उसे पारभासी कहते हैं। परिभाषा तौर पे बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, पारदर्शी पदार्थ, और नहीं जा सके अपारदर्शी, और थोड़ा थोड़ा जा सके पारभासी। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है ईंट क्या है, तो बताओ बच्चों यहाँ दीवार जो लगा हुआ है, कि दीवार को उस पर आप देख पाओगे? नहीं देख पा रहे हो, दीवार नहीं देख पा रहे, प्रकाश नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा, कौन सा आंसर होगा? अपारदर्शी। चलिए बताइए, हमारी आंख जो देख सकती है वस्तु होती है, तो मान लीजिए अभी तब सब चीज देख पा रहे हैं, मान लो अंधेरा होता तो क्या हम दिखते आपको? क्या या हम आपको देख पाते हैं? कोई नहीं दिखता, लेकिन हाँ एक लाइट जलाते हैं दिख जाता है। तो जो दिखता है यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं दीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे बोलते हैं अदीप्त। याद कीजिएगा बच्चों कि दीप्त मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जन करता है, पर दीप्त का मतलब दोनों सेम आंसर है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोनों का मतलब सेम बच्चों, एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त। ये प्रकाश उत्सर्जन करेगा और ये नहीं करेगा। तो कमेंट में बताइए चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइए चंद्रमा क्या है, दीप्त अदीप्त। फिर सूर्य क्या है? 2 सवाल आपके लिए, चंद्रमा और सूर्य। सब बच्चे बताएंगे फटाफट, कमेंट में आंसर बताएंगे। ये चंद्रमा क्या है और सूर्य क्या है? कमेंट में आंसर बताओ बच्चों आप लोग, चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है? चलिए सवाल है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 सेंटीमीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखेगा? तो बताइए बच्चों, 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 का 3, ये 3 गया, 3 कितना 6, आंसर क्या होगा? देखो 3 से तो आ ही रहा था, अब फिर 3 ये हो गया, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। संयुग्मी फोकस संभव कहां पर है? कौन दर्पण में संयुग्मी फोकस हो सकता है? अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? जस्ट हम लोग बना रहे थे, ये क्या दिया बच्चों? एफ का मान दिया, एफ कितना दिया हुआ है?
20 सेंटीमीटर। क्या निकालना, वक्रता त्रिज्या आर क्या होता है 2f, तो 2 गुने 20 कितना है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 40 खोज लीजिए कहां पे, डी। चलिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा, यानी कि सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, यानी नजदीक रख रहे हैं निकट सीधा बन रहा और दूर रखने पर क्या बन रहा उल्टा बन रहा, दर्पण कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सीधा कब बनेगा, जब हम लोग ध्रुव के और फोकस के बीच रखेंगे। जब आप ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग का सीधा बन जाता है। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है जहां पे प्रतिबिंब सीधा बनता है, बाकी हर एक जगह उल्टा बनेगा, ठीक ना। कब बनेगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को तो उल्टा बन, सॉरी सीधा बनेगा, सीधा, ठीक। बताइए, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो जाओ लेकिन प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, यानी कहीं भी खड़े हो, निकट हो या दूर खड़े हो, लेकिन हमेशा सीधा बनता है। कौन दर्पण होगा, तो समतल के पास हो जाइए या उत्तल के पास हो जाइए, क्योंकि ये दर्पण दोनों हमेशा हमेशा लिख देते बच्चों, हमेशा क्या बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा, हमेशा सीधा। और जो अवतल होता है बच्चों, ये दोनों बनाता है, सीधा ही बना लेता है और आपका उल्टा ही बना लेता है, सीधा एक ही जगह बनाता है। चलिए बच्चों, नया क्वेश्चन आपके लिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा और छोटा बनता है, तो कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। समतल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समतल में बच्चों, समतल में ध्यान रखिएगा, सीधा तो बनता है लेकिन होता है क्या, बराबर बनता है। इसमें सीधा तो बनता ही है लेकिन बराबर बनता है। लेकिन आपसे क्या पूछा, सीधा और छोटा, सीधा तो सही था लेकिन छोटा गलत हो गया था, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए बच्चों, इसमें सीधा बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है, समझ गए। इसमें क्या बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, समझ गए। एक कंडीशन में आपका सीधा ही बन गया था, जिसमें एक ही कंडीशन है फर्स्ट, बस। तो ध्यान रखिएगा, आपका पूछ रहा है सीधा और छोटा, तो कौन सा आंसर लेंगे, ऑप्शन बी। मजा आ रहा है, चलिए इस मजा आएगा ही। अब टेंशन मत लो, भले एग्जाम नजदीक है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ रवि सर है। जब रवि सर आपके साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, समझ गए। अभी भी कुछ गया नहीं बच्चों, हम आपके साथ है, भरोसा रखिए हम पे, हम पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे, बहुत अच्छे तरीका से सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। बस आप क्लास पूरा करना, 400 नंबर जो टारगेट है आपका, जरूर हम नहीं, हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, अभी जस्ट बात कर रहे थे हम लोग, कैसा बनेगा बच्चों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा। चलिए, ये सवाल ऑप्शन गलत है बच्चों, उत्तल दर्पण पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसमें नहीं मैच कर रहा है कि नहीं। उत्तल दर्पण बनेगा आपका छोटा बनेगा और बनेगा सीधा, ध्यान रखिए बच्चों, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा और सीधा। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए लगा हुआ है, बताइए, यदि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो प्रकाश को क्या करता है, समझ गए, परावर्तित करता है। यानी अभी बात की है, कोई वस्तु देख पा रहे हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, ये बोर्ड को देख पा रहे हैं, सवाल को देख पा रहे हैं, कब देख पा रहे हैं, जब प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब क्या होता है बच्चों, प्रकाश परावर्तित होता है, परावर्तित यानी प्रकाश आया, यहां से टकरा के लौट के गया आपके पास, तब आप प्रकाश को देख पाए। ऑप्शन क्या होगा, बी सही आंसर। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता बच्चों तो हम लोग नहीं देख पाते किसी को। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, यानी कौन सा दर्पण लेंगे, ऐसा कौन सा दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ध्यान रखिए बच्चों, नहीं बनता है, नहीं, तो बताइए कौन दर्पण लीजिएगा, समतल दर्पण, क्यों समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सीधा। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है। यानी देखिए, यहाँ कोई दर्पण है अवतल,
ये मुख्य अक्ष है बच्चों, इसका ध्यान रखिए, मुख्य अक्ष है। यानी कोई बोला प्रकाश किरण आया यहाँ से टकरा के, टकराने के बाद क्या होगा बताइए, तो जाएगा फोकस से, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस होता है, यहाँ वक्ता केंद्र होता है, ये आपका ध्रुव होता है। तो ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होगी, बताइए, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। समझ गए? ऑप्शन यदि फोकस से चलती है, तो यहाँ उल्टा पूछ रहा बच्चों, ये पूछ रहा उल्टा। यदि पूछता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से निकल जाती है, लेकिन ये सवाल उल्टा पूछा बच्चे आपसे, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी है, ये आपका एफ है। तो बोला कोई किरण है जो फोकस से ही गया, ये नीचे से ही गया है, तो क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, जब फोकस से ले जाएंगे तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, ये समांतर निकल जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान रखिए, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों कंडीशन को समझिए बच्चों, यदि समांतर ही आएगा तो फोकस से जाएगा, यदि समांतर आ रहा है तो फोकस से जाएगा, यदि फोकस से गया तो समांतर निकल जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से लगा, नया क्वेश्चन है, बनाइए तो। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो बताइए, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, काल्पनिक। काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी आंसर हो गया भी नहीं। कोई दिक्कत? तो कौन सा उतरता है, जो उल्टा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि उल्टा बनता है वास्तविक, इसको उतारा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा मतलब काल्पनिक बनता है, जिसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और उल्टा बनेगा या वास्तविक बनेगा, इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन आगे होगा। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? बच्चे आप बना भी सकते हैं, या कौन सा कोण है, यानी एंगल आई आपका दे दिया हुआ 60 डिग्री, तो पूछ रहा है एंगल आर का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं एंगल आई बराबर क्या होता है बच्चों, एंगल आर, और दोनों का मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो मतलब समझ गए हम लोग, क्या समझ गए कि जो एंगल आर होगा ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। परावर्तन के नियम से जानते हैं ना बच्चों, एंगल आई बराबर आर, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोग मारे थे। कौन सा आंसर था बच्चों, बताइए कौन सा ऑप्शन था, 60 डिग्री। चलिए ये गलत आंसर दिया बच्चों, किस नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। अगला, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में, समतल दर्पण है, कैसा बनेगा बताइए बच्चों, आभासी बनता है। बताइए किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बन गया तो कहां पे होगा बताइए, फटाफट बताइए, कहां कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। हम बताएं तो एक ही जगह है जहां पे ध्रुव रख दिया, फोकस, यही जगह है बच्चों, यही जगह है जहां पे हम रखते हैं तो वो आभासी बनता है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो आभासी बनेगा, याद रखिए बच्चों। चलिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? बताइए कौन सा दर्पण लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बताइए फटाफट। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण उत्तल है, बताइए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण है, कैसा बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा बच्चों, ये ऑप्शन गलत है, सीधा बनेगा, सीधा। चलिए बताइए क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना पड़ेगा? आवर्धित भी करना है, काल्पनिक भी करना है, कहां रखें बताइए, बताओ। फोकस के अंदर, सही आंसर, फोकस के अंदर, बी फॉर बॉल। चलिए सवाल पढ़ लीजिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक कैसा हो, ऋणात्मक, तो कैसा होगा आंसर, देखते हैं हम लोग। जैसे ऋणात्मक दिया क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है? गाड़ी चलाएं, बाइक, तो बाइक में 2 मिरर होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक होता है हेडलाइट, एक होता है साइड मिरर, ध्यान रखिए दोनों में अलग अलग होता है। हेडलाइट में अवतल होता है बच्चों, और साइड मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण।
गलती नहीं कर लीजिएगा, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अभी आगे जाके पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में कि वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। जिसका आंसर पता है कमेंट में बताइए तो लिखकर पूरा। चलिए तो क्वेश्चन बताइए, साइड मिरर में कौन दर्पण होगा भाई, जस्ट लिखे थे हम लोग, समझ गए, यहाँ दर्पण होगा बच्चों, दर्पण। ऑप्शन गलत दिया हुआ, सब में दर्पण होगा। सोलर कुकर में कौन दर्पण होगा, जल्दी बताइए, सोलर कुकर, अवतल दर्पण। अगला बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में, सीधी रेखा में। प्रकाश की गमन कैसे करती है, सीधी रेखा में। इसका स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला फिर बताइए, क्वेश्चन रिपीट आ गया, प्रकाश तरंग किसका, चुंबकीय का। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा बनता है हमेशा। अगला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, जल्दी बताओ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों, क्या होगा, 1 के बराबर, क्योंकि वस्तु के बराबर होगा बच्चों। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत, लंबवत पूछ रहा बच्चों, ध्यान रखिएगा, लंबवत। उत्तल दर्पण है, प्रकाश के लंबवत गिरती है, किरणें फोकस को क्या कर देती है, अपसरित कर देती है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो बच्चों है ना, ये प्रकाश को अपसरित ही करती है, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, क्या बताइए, होता है कि नहीं होता, गोलीय दर्पण में होता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किससे सापेक्ष मापते हैं हम लोग, कहां से मापते हैं, ध्रुव से। यानी कोई भी दूरी नापना है तो कहां से नापेंगे हम लोग, ध्रुव से नापते हैं। यदि फोकस दूरी हो या वक्र त्रिज्या हो या प्रतिबिंब दूरी हो या कोई भी दूरी हो, कहां से नापते हैं हम लोग, ध्रुव से। चलो 50 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस से बनता है, आवर्धन क्या होगा, 0। कितना होगा बच्चों, 0। बताइए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, आप बताइए, जरूर बताइए आप लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा होता है, अभी 10 बात की है, तो चालक के सामने पूछ रहा है कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अवतल नहीं बच्चों, फिर गलत कर रहे हैं आप लोग, अवतल दर्पण हेडलाइट में लगता है, हेडलाइट। अब जो गाड़ी चलाते हुए ना, गाड़ी के आगे भी लाइट होता है रोड को देखने के लिए, वो आपका हेडलाइट है, इसमें लगता है अवतल दर्पण। और जो साइड में 2 हैंडल के पास मिरर लगा होता है, ये आपका कौन सा, उत्तल दर्पण होता है। इसका काम है क्या, पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य देखने के लिए। मतलब हम जा रहे हैं रोड से, मुझे रोड क्रॉस करना है, तो पीछे देखना पड़ेगा ना कि पीछे कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब बिना देखे हम लोग टर्निंग ले रहे हैं, इसी में तो एक्सीडेंट हो जाता है, समझ गए। ऐसे भी बाइक चला रहे हैं तो आप लोग हेलमेट लगा के चलाइए, बिना हेलमेट की बाइक मत चलाइए। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, अपना सुरक्षा के लिए, समझ गए। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव में आगे बच्चों। तो एक बार सब्जेक्टिव शुरू करने से पहले, बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए आपने 50 सवाल में कितना सही कर लिया। ईमानदारी से बताएंगे सही बच्चे 50 में कितना सही हुआ। गलत यदि हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा, इससे एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला, पूरा सवाल यहीं से मिलने वाला है। तो चलिए सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, कल देखने से नहीं होगा, तो पेन पेपर निकालिए और वीडियो को रोक दीजिएगा और लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, कोई दिक्कत। चलिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। तो पूछ रहा है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। पहले बताइए किरण क्या होता है, तो प्रकाश जिस रेखा में चलती है उसे किरण कहते हैं, और किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब होता कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, ध्यान रखिए बच्चों, ये 3 प्रकार का हुआ। एक अपसारी है, एक समांतर है, एक अभिसारी है। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु होता है, समझ गए, यहां से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, यहां से निकल के भागता है। समांतर में क्या होता है, समांतर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होगा। और अभिसारी में क्या होता है, अलग अलग दिशा से आके एक बिंदु पर, समझ गए बच्चों, एक बिंदु पर, यानी अलग अलग दिशा से आके एक बिंदु मिल जाता है। एक बिंदु से निकल के यदि अलग डायरेक्शन में जा रहा है इसको बोलेंगे अपसारी। यदि एक दूसरे के समांतर है तो समांतर। एक बिंदु से निकल के दिशा अलग अलग है, यानी एक बिंदु से निकलेगा तो आपका अपसारी हो गया। अलग अलग जगह से आके एक बिंदु मिलेगा तो इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। चलिए नोट कर लिए, अलग से बताइए, बड़ा फास्ट लिखते हैं आप लोग। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ बोर्ड में।
इस बार भी आएगा, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए और VVI लगा के पढ़ लीजिएगा उसे। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल, ये एक अवतल दर्पण है बच्चों, ध्यान रखिए अवतल को बाहर से हम लोग कलर करते हैं, समझ गए। यदि अंदर से कलर कर देंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका अवतल दर्पण है और यदि अंदर से कर लेंगे तो ये उत्तल दर्पण है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रवर्तक सतह उभरा रहता है, इसका धंसा रहता है। इसका क्या होता है? धंसा रहता है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या होता है? उभरा रहता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मुख्य अक्ष है, एक किरण यहां से आया, टकराने के जाएगा ना, तो जिस बिंदु से जाएगा इस बिंदु को फोकस करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, ये रेखा जो मुख्य अक्ष है, बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगा उस बिंदु को फोकस करते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है? ध्यान रखिएगा, वस्तु है कहां पर? दर्पण अवतल है, वक्ता केंद्र पर रखी है, तो वक्ता केंद्र कैसे बनेगा? जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ध्यान रखिए बच्चों, यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ जब वस्तु को हम लोग वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अगला है उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। हम लोग कहां लगाते हैं उत्तल दर्पण? साइड मिरर में। कहां लगाते हैं? साइड मिरर में। क्यों लगाते हैं? तो पीछे देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाते हैं हम लोग साइड मिरर में। ध्यान रखिए बच्चों। चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन है कि अपसारी समांतर अभिसारी के क्या समझते हैं? बता दिए थे बच्चों कि अपसारी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में जा रहा है, समांतर एक दूसरे के समांतर था, अभिसारी अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिलती है। चलिए नोट कर लीजिएगा आंसर आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में, ध्यान रखिएगा, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताने के लिए पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान के गोलीय दर्पण का इसका बाहरी सतह रंगा होता है, बाहरी, इसका क्या होगा? समझ गए? उत्तल का जब बाहरी सतह होगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा, समझ गए। यदि भीतरी सतह रंगा होगा तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए फोटो बना के समझाते ना पूछो। ये कोई दर्पण है, यदि बाहर से रंग दिए, बाहर से रंगा तो कौन दर्पण होगा? अवतल। इसका ध्यान रखिए, परावर्तक सतह धंसा रहता है। वही दर्पण यदि अंदर से रंग देंगे हम, ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इसका क्या होता है? उभरा होता रहता है, परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ रहता है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको आप। चलिए और भी पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसका एक पॉइंट से होने गए, क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। फिर बोला है कि अवतल दर्पण आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी बन सकता है, वास्तविक बनता है। लेकिन ये उत्तल पर बात करते हैं, केवल आभासी बनेगा। उत्तल में केवल आभासी बनता है। उत्तल में ध्यान रखिए बच्चों, उत्तल में केवल आभासी बनेगा, लेकिन अवतल में दोनों बनेगा। तीसरा पॉइंट की बात करें, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बन सकता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा नहीं बन सकता। क्या बनता है? छोटा बनता है। ध्यान रखिए बच्चों, छोटा बनता है। चलिए ये क्वेश्चन को VVI लिखिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन बच्चों कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड में पीछे देखने क्यों किया जाता है? VVI कर लो, फिक्स है, 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ये वाला। तो क्या लिखा है? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि से बड़ा होता है, जिससे क्या होता है? पीछे का दृश्य देखने में कोई सुविधा मिलता है, सीधा बनता है और जिससे हम लोग आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं। होता है क्या कि मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, चल जाते, मान लो टर्निंग लेना है, साइड में मान लो दूसरा रोड में क्रॉस करना है, उस पार से जाना है, तो क्या होता है? ओवरटेक होता रहता है, स्पीड में गाड़ी चलता है हाईवे पर। तो हम लोग यदि टर्निंग लेना होता है, पीछे पहले देखना पड़ेगा कि कोई बड़ी गाड़ी आ नहीं रही हो। यदि वही नहीं देखते तो एक्सीडेंट हो जाता हम लोगों का। तो पहले देख लीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। जो मिरर है, आपका मिरर कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? पीछे के दृश्य को बड़ा कर देता है ताकि वो देखने में सुविधा मिले, समझ गए। और इसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिससे हम लोगों को दुर्घटना नहीं घट सके, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन है, प्रकाश के पतन का नियम लिखे, बता दिए थे कि आपतित किरण, ध्यान रखिएगा 3 किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन का बराबर होता है। जो फोटो से बना के समझाए थे बच्चों, ध्यान फिर से बना दे रहे फटाफट। ये किरण आ रहा है, एक जा रहा है, कोई दिक्कत। ये बीच में आपका अविलंब है,
तो ये आपका आपतित है, ध्यान रखिएगा, आपतित है। ये आपतित किरण है, ये होगा परावर्तित है। ये आपका अभिलंब है। कोई दिक्कत? ये कौन, ये कौन, ये आई है तो ये आर है, ध्यान रखिएगा। बस यही नियम है, आपको फोटो बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी को बताना है कैसे प्रयोग होता है। तो आप देखिए कि कार के हेडलाइट में कौन दर्पण लगता है भाई, तो कार के हेडलाइट में लगता है, बात की तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण। इसके बाद पूछ रहा है कि वाहन के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण, वाहन के उत्तल दर्पण, और सौर भट्टी में अवतल दर्पण। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक रोक कर। चलिए ये आरेख है, तो अपना बनाइए, घर पे बना लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आपका एक चैप्टर आज खत्म हो गया, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और क्लास एक भी नहीं छोड़ना है, जब तक एग्जाम ना हो तब तक क्लास करते रहिए। हम आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे, ऑल सब्जेक्ट। जैसे कल बायोलॉजी आया था, आज फिजिक्स का आ गया। ये सेकंड चैप्टर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखे हैं, और जो लास्ट तक देखे हैं एक बार जय हिंद लिखिए, जय हिंद। और एक क्वेश्चन जाते जाते पूछ रहे हैं, कल विधानसभा चुनाव संपन्न भी हो गया, यहाँ तक मुख्यमंत्री शपथ भी हो गया, तो बताइए बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने हैं और बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन बने, सबका नाम लिख के बताइए। आज इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम लोग। आज इतना ही, जय हिंद।